लेसन चल रहा था 24, सब्जेक्ट अपना था बायोलॉजी, लेसन था 24, लेसन का नाम था मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम था स्टूडेंट्स? मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसके 6 पार्ट उपलब्ध करवा चुका हूँ मैं आपको, और आज पार्ट नंबर जो 7 है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इससे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना बताया था कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप अपने को दे रखा है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप है आ सकता है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है उसकी जानकारी आपको दी गई थी। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह जाकर देख सकते हैं, पार्ट नंबर 6 का वह वीडियो था। अब अपन ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था रुधिर समूह में अपन ने एक तो पढ़ा था एबीओ समूह, जिसके बारे में ब्लड ग्रुप वगैरह की अपन ने सारी चर्चा कर ली थी। अब दूसरा जो आपको बताया गया था एक RH समूह है। दूसरा क्या बताया गया था स्टूडेंट्स? RH समूह है। इस RH समूह के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। RH समूह या RH कारक या RH फैक्टर के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। तो देखिए ये RH तंत्र होता क्या है, RH तंत्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसकी खोज भी अगर पूछी जाए तो वह भी की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर व विनर नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा RH तंत्र की खोज की गई थी। और यह कब की गई थी? सन 1940 में की गई थी। किसके अंदर की गई थी? रिसस बंदर के अंदर अपन मानते हैं कि यह खोज हुई थी। तो यही बात ध्यान रखने, RH तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टीनर विनर ने कब की? सन 1940 में की थी। रिसस बंदर के अंदर यह खोज की गई थी। अभी इसमें क्या होता है कि RH तंत्र मैंने बताया था कि जो RBC की सतह होती है ना स्टूडेंट्स, RBC की सतह पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। RBC की सतह पर प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर प्रतिजन आपको बताए थे A, B और इनके साथ मैंने एक आपको बताया था RH। A, B तो मुख्य रूप से होते हैं, एक RH प्रतिजन भी वहां पर उपस्थित होता है, और उसी के आधार पर अपन RH तंत्र की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन व्यक्तियों के रुधिर में यह RH कारक उपस्थित होता है ना, उनका ब्लड ग्रुप जो होता है यानी कि रुधिर समूह जो होता है वह क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। जिनके RBC की सतह पर RH कारक उपस्थित होता है उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वह होता है पॉजिटिव, और जिनमें यह नहीं होता है रुधिर समूह में उनका क्या होता है? नेगेटिव होता है। अपन बोलते हैं ना जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव किस आधार पर दिया गया है? इसी RH कारक के आधार पर दिया गया है। यदि अपनी RBC की सतह पर RH कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। अगर यह अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप क्या है? यहाँ पर नेगेटिव माना जाता है। अगर इंडिया की अगर अपन बात करते हैं, भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में 93% लोग क्या है? पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, जबकि 7% जो लोग हैं वह क्या है? नेगेटिव है। 93% अपन कह सकते हैं पॉजिटिव है जिनमें RH कारक उपस्थित होता है, और 7% ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, उनमें RH कारक उपस्थित नहीं होता है। अब यहां पर अपन देखेंगे कि जो RH कारक होता है वह क्या है? एक प्रकार का प्रतिजन होता है। इसके विपरीत कभी भी क्या प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जो होती है वह नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत अगर एंटीबॉडी बन जाती है, RH जो कारक होता है इसके विपरीत अगर अपन माने, RH को अपन यहां पर प्रतिजन अपन मान रहे हैं, और इसके विपरीत अगर एंटीबॉडीज बनती है ब्लड के अंदर, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन के नाम से अपन
जानते हैं। यानी कि RH एंटीबॉडीज का बनना, RH एंटीबॉडीज का बनना क्या कहलाता है? आइसो इम्यूनाइजेशन के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेचुरली रूप से तो अपन कहते हैं कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, लेकिन इसके खिलाफ अगर बनती है तो वह अपन कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन के नाम से अपन जानते हैं। अब जो ये RH कारक होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होता है? वंशागत होता है। RH कारक क्या होता है? वंशागत होता है। RH कारक वंशागत माना जाता है। इसमें जो RH पॉजिटिव होता है ना, वह तो क्या मानते हैं अपन इसे? प्रभावी मानते हैं। और जो RH नेगेटिव होता है उसे अपन क्या मानते हैं? अप्रभावी मानते हैं। RH कारक को वंशागत माना गया है, यानी अपने अंदर अपन RH पॉजिटिव है तो अपनी संतानों के अंदर भी वह वंशागत होता जाता है। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव होता है उसे तो प्रभावी माना गया है, और जो जिसमें नेगेटिव होता है उसे क्या माना गया है? अप्रभावी माना गया है। अब RH पॉजिटिव जो शिशु है वह अपन मान रहे हैं कि वह किससे प्राप्त करेगा? RH कारक किससे प्राप्त करेगा? मैं क्या कह रहा हूं, वंशागत चल रहा है तो वह पिता से प्राप्त करता है। RH पॉजिटिव जो शिशु होता है ना, वह RH कारक पिता से प्राप्त करता है, पिता से प्राप्त करता है। ये बातें अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। अब मैंने जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वह क्वेश्चन क्या होता है। ये नॉर्मल सी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अगर RH पॉजिटिव माता, RH पॉजिटिव माता जो होती है वह अपन माने कि RH पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है, RH पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहां पर अपने को देखना है कि RH पॉजिटिव अगर माता है तो वह अपन मानते हैं कि RH पॉजिटिव अगर शिशु को जन्म देती है तो उस समय क्या होता है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि जब पहली बार यह प्रसव की क्रिया होगी, पहली बार प्रसव क्रिया होगी और RH नेगेटिव माता RH पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है, तो इसे RH पॉजिटिव जो है इससे अपन मानेंगे कि जो क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। RH पॉजिटिव की जो एंटीबॉडी है वह किसके अंदर जाएगी? RH नेगेटिव माता के रुधिर में जाएगी। यानी यहां कह सकता हूं मैं RH एंटीबॉडी माता के रुधिर में जाती है, क्योंकि मैंने पहले आपको क्या बताया था, RH जो नेगेटिव होते हैं, RH पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन जब यह RH नेगेटिव माता के द्वारा RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जाता है, तो इस शिशु के द्वारा जो एंटीबॉडी बनती है वह किस में प्रवेश करती है? माता के रुधिर में प्रवेश कर जाती है। माता के रुधिर में अपन मान सकते हैं कि वह प्रवेश करती है, जिससे अपन मान सकते हैं कि पहली बार यह प्रवेश कर जाती है। तो पहली बार एंटीबॉडी क्या होती है? पहली बार एंटीबॉडी कम बनती है। पहली बार क्या होती है? एंटीबॉडी कम बनती है, इसलिए नुकसान नहीं होता है और शिशु जीवित रहता है। शिशु क्या रहता है? जीवित रहता है। पहली बार जब प्रसव की क्रिया होती है उसमें। लेकिन अगर अगली बार देखिए अपन, दूसरी बार प्रसव हो,
दूसरी बार क्या हो, वही RH पॉजिटिव तो क्या है, माता हो, और इसके द्वारा शिशु कौन सा उत्पन्न हो रहा है, RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, जब पहली बार इसने RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया था तो माता के शरीर में जो क्या बनी थी, एंटीबॉडी बनी थी। माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बनी थी ना। अब वह अपन मानेंगे किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। किसके ब्लड में आ जाएगी, बेबी ब्लड में आ जाएगी। यानी जो शिशु है RH पॉजिटिव, उसके ब्लड में यह एंटीबॉडी प्रवेश कर जाती है और उसके ब्लड में प्रवेश करके यह क्या कर देती है, RBC का लयन कर देती है। RBC का लयन कर देती है, यानी RBC को क्या करती है, नष्ट करने लग जाती है। RBC का लयन बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस नाम से अपन इसे जानते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस कहा जाता है इस रोग को। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहां पर लिख रहा हूं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से कहा जाता है। क्या होता है इसके अंदर, पहली बार जब माता के द्वारा पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया गया था तो एंटीबॉडी माता के रुधिर में चली गई। जब अगली बार दोबारा पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जा रहा है तो माता के रुधिर से, प्लेसेंटा से होती हुई वह एंटीबॉडी उस शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाती है और RBC का लयन कर देती है। उसे अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से कहते हैं। और इससे जो ग्रसित शिशु होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, रिसस शिशु कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, रिसस शिशु कहते हैं। ऐसे जो शिशु होते हैं ना, इनका जो जन्म होता है, जन्म समय से पहले हो जाता है। जन्म जो होता है समय से पहले हो जाता है, यानी कि अपन जो बोलते हैं 7वें माह में, 8वें माह में, अपनी लोकल लैंग्वेज में 7 माह या 8 माह जो भी होता है, वह अपन देख सकते हैं कि इस कंडीशन में होता है। एक इनके अंदर अपन कहेंगे रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी वगैरह भी देखने को मिलती है। और यह शिशु क्या होते हैं कि प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है। प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है, या प्रसव से पहले भी अपन मान सकते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह कब होता था, जब इसका उपचार नहीं था, उस समय होता था। पुराने समय में अपन देखते थे महिला के द्वारा एक संतान होती थी, फिर आगे होने वाली सभी संतानों की क्या होती थी, डेथ होती थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं अपना यही RS फैक्टर कार्य करता था। लेकिन अगर अपने को इस शिशु को बचाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस शिशु के शरीर का सारा ब्लड जो होगा वह डायलाइसिस क्रिया के द्वारा चेंज करना पड़ेगा। उस रुधिर को अपन चेंज कर सकते हैं, स्वच्छ रुधिर में बदल सकते हैं। इसके अलावा प्रसव के 72 घंटों के भीतर, प्रसव के 72 घंटों के भीतर जो RH जो अपन मान सकते हैं एंटीबॉडी है, RS नेगेटिव एंटीबॉडी अपन मानते हैं, का एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन। माता को लगता है इंट्रावेनस इंजेक्शन या टीका अपन बोल सकते हैं। यह RH नेगेटिव माता को लगाया जाता है, जिससे अपन मान सकते हैं शिशु को बचाया जा सकता है। या तो पूरा शिशु का रुधिर अपने को साफ करना पड़ेगा डायलाइसिस के द्वारा, या 72 घंटों के भीतर अपन मानते हैं प्रसव के 72 घंटों के भीतर इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे अपने होने वाले शिशु को बचा सकते हैं। तो यह था अपने RH कारक। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में आगे अपन बात करेंगे रुधिर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, यानी रुधिर का थक्का बनना, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
स्टूडेंट्स जो भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं उन्हें साथ साथ में जरूर पढ़िए। अगर बुक उपलब्ध है तो बुक भी साथ में रखिए पढ़ते समय। लेसन पूरे होते हैं इनके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अब देखिए अपन पढ़ेंगे रुधिर स्कंदन यानी कि रुधिर का थक्का बनना। रुधिर स्कंदन, रुधिर थक्का बनना। ये देखिए रुधिर थक्का बनना क्या होता है, सबसे पहले तो अपन इसमें चर्चा करें। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो जाती है अपने शरीर के अंदर चोट वगैरह लग जाती है, अंगुली के मान लीजिए कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है। चोट लगने पर अपने को पता है जिस अंग पर चोट लगी है वहां से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, वहां से ब्लड निकलने लगता है। अब जो ये ब्लड होता है थोड़ी देर निकलता है, फिर अपन मान सकते हैं कुछ समय के पश्चात ऑटोमेटिक यह जो ब्लड होता है वह रुके जाता है। ऑटोमेटिक अपन मान सकते हैं यह ब्लड जो होता है वह रुके जाता है। तो ब्लड का रुकना ही वह क्या कहलाता है, रुधिर का थक्का बनना कहलाता है। अब इस रुधिर का थक्का बनने में जो कारक सहायक होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदक कारक कहते हैं। रुधिर स्कंदक कारक कहते हैं। और अपने शरीर में लगभग 13 रुधिर स्कंदक कारक प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा रुधिर का थक्का बनता है। अब जो ये रुधिर का जो थक्का बनता है इसमें अगर अपन देखे जाए तो लगभग अगर माने नॉर्मल तो 6 से 10 मिनट का समय लगता है। 6 से 10 मिनट का जो समय होता है वह रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में लगता है। अब रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है ना स्टूडेंट्स, वह मुख्य 3 चरणों में पूर्ण होती है। रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है उसके 3 चरण अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो चरण होता है उसमें क्या होती है, अपने चोट वगैरह लगती है। फर्स्ट चरण जो होता है उसमें क्या होती है, चोट वगैरह लगती है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, ये अपना प्रथम बिंदु माना जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है। तो इसको सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण होता है। वह कैसे होता है, तो इसमें अपन देखते हैं मुख्य रूप से कि अपने चोट वगैरह लगती है, अंगुली कट जाती है, तो एक तो या तो उत्तक के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टिश्यू जो पाए जाते हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक इनके साथ अपनी जो ब्लड कार्पल्स वगैरह होती है, अपनी रुधिर वाहिनियां वगैरह होती है, वह टूट जाती है। इन दोनों के टूटने से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वह सक्रिय होता है। एक तो अपन मानते हैं उत्तक क्षति, एक तो अपन क्या मानते हैं, उत्तक क्षति। एक अपन मान सकते हैं रुधिर पट्टिकाणु का टूटना, रुधिर पट्टिकाणु का टूटना। उत्तक क्षति और रुधिर पट्टिकाणु के टूटने से किसका निर्माण, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का अपन मानते हैं कि यहां पर क्या होता है, निर्माण होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां पर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन भी अपन मानते हैं सक्रिय रूप में निर्माण होता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको बताई थी प्लाज्मा में पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। इस प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के निर्माण में स्कंदक कारक मैंने आपको बताए थे लगभग 13 भाग लेते हैं। तो यहां पर स्कंदक कारक जो है कौन सा, एक तो स्कंदक कारक 7 है, वह स्कंदक कारक 10, यह क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और साथ में कौन भाग लेते हैं, अपने कैल्शियम जो आयन होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यह था प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। कैसे हुआ, उत्तक की क्षति होगी या रुधिर पट्टिकाणु जो है
वह टूटेंगे, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा उसका निर्माण होगा, जो कि निष्क्रिय अवस्था में अपन कह सकते हैं। फिर स्कंदक कारक 7 और 10 की सहायता और कैल्शियम आयन की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का क्या होगा, यहां पर निर्माण होगा। ये तो था फर्स्ट चरण। अब इसका जो दूसरा चरण है वह है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको बताई थी कि एक सक्रिय क्या है, प्रोटीन होती है जो रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। यह प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगी, थ्रोम्बिन में परिवर्तित होती है, यानी कि सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर यह प्रोथ्रोम्बिन यहां पर क्या करेगी, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है उसके अंदर क्या होगी, थ्रोम्बिन सक्रिय के अंदर यह क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर फिर यह जो थ्रोम्बिन होगी ना, यह क्या बनाएगी, एक फाइब्रिनोजन का निर्माण करेगी, यानी कि घुलनशील फाइब्रोजन का निर्माण होगा। फिर घुलनशील फाइब्रिनोजन से अपन मानेंगे कि फाइब्रिन एकलक या तंतु बनेंगे जो क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो ये फाइब्रिन जो तंतु जिसे अपन जाल कह सकते हैं, साथ में रुधिर कणिकाएं, ये आपस में मिलकर क्या बना लेती है कि महीन जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है, जिससे अपन क्या कह देते हैं, फिर थक्के के नाम से जानते हैं। तो तीसरा बिंदु अपने क्या आएगा, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन तंतु में परिवर्तन या रुधिर थक्का बनना, या अपन क्या कहेंगे, रुधिर का थक्का बनना, यह होता है तीसरा पॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन जो था अपने सक्रिय, जो थ्रोम्बिन जो था अपने सक्रिय, वह फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो क्या होते हैं, घुलनशील प्रोटीन होती है एक। फिर इससे अपन कहेंगे इसका निर्माण होगा, फाइब्रिन तंतु को या का निर्माण होगा, जो कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जो कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब ये जो फाइब्रिन तंतु होते हैं ना, इसके साथ में क्या मिल जाएगी, अपने रुधिर कणिकाएं मिल जाती है। फाइब्रिन तंतु के साथ में क्या मिल जाती है, रुधिर कणिकाएं, और फाइब्रिन तंतु रुधिर कणिकाएं दोनों मिलकर क्या बनाती है, थक्का का निर्माण करती है, यानी कि क्लोटिंग की क्रिया अपन देखते हैं, यह क्रिया होती है। और क्लोटिंग होते ही अपन कहते हैं ब्लड जो होता है वह रुके जाता है। यानी कि नॉर्मल में बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक अंग है, ये कोई एक अंग मान लिया, अंगुली मान ली अपन ने, इसको बीच से अपन ने क्या है, यहां से काट दिया, इस अंगुली को यहां से काट दिया, किसी कारण से ये अंगुली अपनी कट चुकी है, पूरी तो नहीं कटती है, मान लीजिए ये अपनी अंगुली यहां से कट गई। अब कटते ही क्या हुआ, उत्तक क्षति हुई, उत्तक जो है उनकी क्षति हुई, साथ में अपन मानेंगे रुधिर पट्टिकाणु वह भी क्या होगी, टूटेगी। कन्फर्म है, अपनी अंगुली कटती है तो वहां से इसके जो टिश्यूज है वह भी टूटेंगे, और साथ में जो कार्पल्स है, ब्लड कार्पल्स, वह भी क्या होगी, विघटित होगी। इसके विघटित होते ही यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वह स्रावित होगा, जिसमें स्कंदक कारक 7 और 10 कैल्शियम आयन की सहायता इसमें होगी, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कन्वर्ट टू किस में हो जाएगा, थ्रोम्बिन सक्रिय में, और थ्रोम्बिन जो होगा वह फाइब्रिनोजन जो एकलक होते हैं, कौन से, घुलनशील, उनमें चेंज होगा। फिर यह घुलनशील कन्वर्ट टू अघुलनशील, घुलनशील जो होंगे वह किस में चेंज हो जाएंगे, फाइब्रिन जो तंतु होते हैं उनमें चेंज हो जाएंगे, कैसे, अघुलनशील वाले में। तो फाइब्रिन तंतु अघुलनशील और रुधिर जो वाहिकाएं होती है, ये दोनों मिलकर एक जाल बना लेती है। ये क्या बना लेगी है कि जाल का यहां पर निर्माण कर लेगी, महीन तंतु जैसी संरचना, और उसी को अपन यहां पर क्या बोलते हैं,
थक्का बोलते हैं। और थक्का इसलिए बनता है ताकि कटे हुए भाग के अंदर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया जीवाणु अंदर प्रवेश न कर सके। और थक्का बनने के पश्चात अपन कह सकते हैं कि जो ब्लड वहां पर आता है, थक्का बनता है, तो उस ब्लड से अपन मानते हैं कि जो रुधिर प्लाज्मा यानी कि जो तरल अवस्था होती है वह क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यानी जल जो होता है वह अलग हो जाता है उस स्थान से, और अपन वह जो अलग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अलग जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ब्लड का ही रूप होता है सीरम, लेकिन फर्क क्या होता है, इस सीरम के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, फाइब्रिनोजन रहित जो ब्लड होता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन रहित जो ब्लड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और 6 से 10 मिनट के पश्चात अपन कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होती है, रुधिर का थक्का बनता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आज अपन ने वैसे 2 पॉइंट देख लिए हैं, एक तो मैंने आपको आरएस तंत्र समझा दिया है और एक आपको यह रुधिर का थक्का बनना समझा दिया है। अब एक बार मेरी इच्छा है कि इनको मैं रिपीट कर देता हूं, समझ लेना। आरएस तंत्र क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है स्टूडेंट्स, उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं एंटीजन। मुख्य रूप से ए और बी पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में एक और होता है आरएच, जो सभी के शरीर में स्थित नहीं होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में यह आरएच कारक पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है उनका होता है नेगेटिव। आरएच कारक के खिलाफ, आरएच कारक का एक प्रतिजन होता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है, लेकिन अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी अगर अपन बनाते हैं तो उस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन के नाम से अपन जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आरएच कारक होता है वह वंशागत होता है, जिसमें आरएच जो पॉजिटिव प्रभावी होता है, आरएच नेगेटिव क्या होता है, अप्रभावी होता है। आरएच पॉजिटिव शिशु पिता से क्या करता है, आरएच कारक को प्राप्त करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आरएच नेगेटिव महिला पहली बार आरएच पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है तो वह शिशु जीवित बना रहता है, लेकिन उसके शरीर से, आरएच पॉजिटिव शिशु के शरीर के अंदर जो उससे आरएच कारक के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी वह किसके शरीर में चली जाती है, माता के शरीर में चली जाती है। लेकिन पहली बार में वह एंटीबॉडी कम बनने के कारण शिशु को नुकसान नहीं होता है, शिशु का जन्म हो जाता है और वह जीवित बना रहता है। लेकिन अगली बार उसी महिला के द्वारा आरएच पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया जाता है, तो पहली बार जो उसे महिला के शरीर में एंटीबॉडी प्रवेश की थी वह प्लेसेंटा से होती हुई उस शिशु के शरीर में आ जाती है और वहां आकर आरबीसी का लयन करने लगती है। आरबीसी के लयन करने से अपन मानते हैं कि एक रोग उत्पन्न होता है, इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम से जानते हैं। और इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, रिसस शिशु के नाम से अपन जानते हैं। और इस रोग से ग्रसित शिशु का जन्म समय से पूर्व हो जाता है, नॉर्मल 7 माह से 8 माह से जो भी होता है वह इसी से माना जाता है। इसमें अपन मानते हैं कि व्यक्ति की जो शिशु होता है पॉजिटिव, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आजकल उस शिशु को बचाने के लिए क्या की जाती है, डायलाइसिस की क्रिया, जिसमें पूरे शरीर का रुधिर चेंज किया जाता है, या अपन इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है वह माता को लगाया जाता है प्रसव के 72 घंटे के भीतर, जिससे शिशु की जान बचाई जा सकती है। फिर आरएच पॉजिटिव की खोज वगैरह आपको कार्ल लैंडस्टीनर विनर ने की थी, 1940 में की थी, रिसस बंदर में, ये तो थी वो। फिर मैंने बताया था रुधिर स्कंदन यानी रुधिर का थक्का बनना 13 कारक जिम्मेदार होते हैं। 3 प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक का निर्माण कैसे होगा, उत्तक और रुधिर पट्टिका अणु क्षतिग्रस्त होंगे तो प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन का निर्माण होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। इसके निर्माण से थ्रोम्बिन सक्रियक बनेगा। सहायक कौन से होंगे, स्कंदक कारक 7 और 8, साथ में कैल्शियम आयन सहायक। फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन सक्रियक का क्या होगा, निर्माण होगा, जो दूसरा चरण होता है। तीसरे चरण में थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन जो घुलनशील प्रोटीन है वह निर्माण होगी, और घुलनशील प्रोटीन से फिर फाइब्रिन तंतु बनेंगे एकलक, जो अघुलनशील होते हैं। ये अघुलनशील फाइब्रिन तंतु रुधिर कणिकाओं के साथ मिलकर एक जाल निर्माण संरचना बनाते हैं, जिसे अपन थक्का बोलते हैं, और उस थक्के से ब्लड रुके जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसमें 6 से 10 मिनट का समय लगता है। ब्लड क्लॉटिंग होते ही अपन कहते हैं ब्लड का जो तरल भाग होता है, प्लाज्मा भाग होता है, जिसे सीरम कहते हैं, वह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और सीरम क्या होता है, ब्लड का
अपन मान सकते हैं कि फाइब्रिनोजन रहित जो ब्लड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीरम में कहते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।